Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today we will start new topic which is what? ट्रांसक्रिप्शन. ओके, इससे पहले हम रेप्लिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो उसको देखकर अगर आप फिर ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो आपको और ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा. ओके ओके, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है तो उसको समझने के लिए पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए विच इज़ वॉट? सेंट्रल डॉगमा. ओके, क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? जो भी कोई जीन होता है, मतलब जीन क्या जो किस पे प्रेजेंट होता है? डीएनए. और डीएनए कहाँ से आता है? क्रोमोसोम से. ठीक है, तो ये जो जीन होता है इसका क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है. मतलब कि वो जीन क्या है अपने आप को एक्सप्रेस करके अल्टीमेटली कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करेगा. ठीक है, तो ये जीन की इन्फॉर्मेशन किस पे प्रेजेंट होती है? डीएनए. बट ये इन्फॉर्मेशन कैसे एक प्रोडक्ट तक पहुँचेगी? डीएनए से पहले वो कहाँ जाता है? डीएनए से डीएनए में ही जाता है. मतलब डीएनए की बहुत सारी कॉपी जनरेट होती है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी रेप्लिकेशन. ओके, नाउ आफ्टर रेप्लिकेशन अब ये डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पर जाएगी? दैट विल गो टू दी आरएनए. ठीक है, आरएनए में वो कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज दी ट्रांसक्रिप्शन. ओके, एंड अल्टीमेटली आरएनए से इंफॉर्मेशन किस में जाती है? प्रोटीन में. और प्रोटीन ही होता है जो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट होता है. ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन. अंडरस्टूड? तो कौन कौन से प्रोसेस हो गए? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा. मतलब कि इन्फॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो उसमें से ही ये एक स्टेप होता है दैट इज व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन. जिसमें क्या होता है? डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि हमने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा. डीएनए के रेप्लिकेशन में अल्टीमेटली क्या बन रहा है? एक डीएनए की कॉपी बन रही है. ठीक है, जिसमें एक पेरेंट और एक डॉटर डीएनए होता है. ठीक है, तो सी दिस इज द डीएनए. अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं, इन दिस फॉर्म, आपको पता है एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है. सपोज मैं इसको लिखती हूँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड अनदर वन इज व्हाट? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहते हैं. बट ट्रांसक्रिप्शन में एक खासियत क्या होती है? बिकॉज रेप्लिकेशन में तो दोनों ही स्ट्रैंड का एक एक कॉपी बनता है. बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, दूसरा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करता. ठीक है, जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है, या एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसको? एंटीसेंस स्ट्रैंड. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और जनरली स्टूडेंट इसी में ही कंफ्यूज होते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखना, जिस डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड. एक और नाम बोलते हैं इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. ध्यान रखना, ये 3 नाम देते हैं. जबकि दूसरा जो स्ट्रैंड होता है जिससे आरएनए इंफॉर्मेशन नहीं बनती, मतलब आरएनए नहीं बनता, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड. एंड वन मोर नेम इज सेंस स्ट्रैंड. ठीक है, ध्यान रखना. ओके, इसमें 3 to 5 प्राइम वाला जो डीएनए उसको ही हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है. तो यहाँ पे 3 to 5 होगा तभी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में रन होगी और 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही आरएनए बनेगा. इसलिए हमेशा 3 to 5 प्राइम वाला जो है टेम्पलेट है एंड 5 to 3 वाला जो है वो कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. तो आई होप ये आपको क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्यों है कि एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों नहीं करे? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? सी, 2 रीज़न है इसके, 2 इंपॉर्टेंट रीज़न. क्या है? पहला रीज़न, अगर ये दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होंगे? यहाँ पे 2 आरएनए के स्ट्रैंड बनेंगे. जैसे कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है. ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, राइट? ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है. तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड आरएनए के जो स्ट्रैंड बनेंगे ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. और यहाँ पे भी चांसेस होगा क्या कि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने. तो ये क्या हो सकते हैं? ये रिवाइंड हो सकते हैं. ठीक है, और ये क्या बना लेंगे? एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे. दिस इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए. और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो ये क्या होगा? बाद में सेपरेट नहीं हो पाएगा और
आगे फर्दर जो ट्रांसलेशन हो रहा है, फर्दर जो ट्रांसलेशन होगा जिससे फर्दर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को बनने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन बनने में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो पहला रीज़न तो ये है, इसलिए एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा कि सपोज मैं ये बोलती हूँ कि ये रिवाइंड नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ भी वजह से हम इसकी रिवाइंडिंग स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे 2 RNA बन गया, राइट। अब इस RNA का भी कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसका भी प्रोटीन बनेगा, बट दोनों प्रोटीन सेम नहीं होंगे। सी अगर यहाँ पे GATC ऐसा कुछ सीक्वेंस है तो यहाँ पे वो उल्टा होगा, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टा सीक्वेंस होगा, तो इससे जो कोड होगा अमीनो एसिड, इससे जो भी अमीनो एसिड कोड होगा, इस वाले से वो अमीनो एसिड डिफरेंट कोड होगा। तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, दोनों प्रोटीन डिफरेंट टाइप के बनेंगे, तो बाद में इसमें क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली समझ नहीं आएगा किस प्रोटीन को कंसीडर करें, और दूसरा प्रोटीन जो होगा हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे आगे। ठीक है, तो दोनों से ही 2 प्रोटीन प्रोडक्ट बनेंगे और फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, दूसरा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर, ठीक है। एक और क्या सिमिलैरिटी होती है, ये तो 2 रीज़न हुए कि क्यों पार्टिसिपेट नहीं करता। सी अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, एक और डिफरेंस क्या होता है रेप्लिकेशन में, जैसे कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, जी जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एंड एडेनिन किसके साथ बाइंड करता है, डबल बॉन्ड से थायमिन के साथ। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ ही बाइंड करता है, बट यहाँ पे एडेनिन क्या करता है, यूरेसिल के साथ बाइंड करता है। तो जहां जहां भी ए से ऑपोजिट में टी आना चाहिए वहां पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। ये इसकी सीक्वेंस में डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस में। ठीक है, अब क्या होगा, अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस जनरेट होता है तो इसकी जो भी सीक्वेंस है ये क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, और इसकी ही ये भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो ये दोनों सीक्वेंस क्या होती हैं, ये दोनों सीक्वेंस सिमिलर होती है, इसलिए ही क्या करते हैं, ये जो स्ट्रैंड बन रहा है इसी के बेसिस पे इस वाले को हमने कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड नाम दिया है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस जो कोडिंग वाली सीक्वेंस होकर आ रही है उसके सिमिलर होती है, एक्सेप्ट यू, सिर्फ यहाँ पे यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टी, बाकी सीक्वेंस सारी सेम होती है, उनका जो पोजीशन है वो सब सेम रहता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक ओवरव्यू बात कर ली कि क्यों ऐसा होता है, क्या डिफरेंस होता है रेप्लिकेशन और उसमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ होता है। जैसे कि वहाँ पे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे होता है, रेप्लिकेशन में ओरिजिन ऑफ ORI साइट होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, सी ये 2 DNA के स्ट्रैंड है, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि एक DNA का स्ट्रैंड अलग ही हट जाता है, नो, दोनों DNA के स्ट्रैंड साथ में ही रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड है 3 to 5 प्राइम, राइट, एंड दिस स्ट्रैंड इज 5 to 3 प्राइम। ओके, इस DNA में कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती है जहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, एंड इस पूरी साइट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी एक साइट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना, इस पूरी साइट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर, ठीक है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीज़ें होती है। क्या क्या होती है इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, इसके अंदर होता है पहला प्रमोटर, सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल जीन, एंड द थर्ड वन होता है टर्मिनेटर साइट। ठीक है, ओके, ये भी साइट। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। जो इनिशियल रीजन होता है ये वाला, ये जो रीजन होता है, दिस इज द प्रमोटर, ठीक है। यहाँ पर ही एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे RNA सी वन मोर थिंग, रेप्लिकेशन में क्या होता था, DNA पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करता था। यहाँ पे क्या होता है, इट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज पार्टिसिपेट, RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या होता है, RNA पॉलीमरेज जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो RNA पॉलीमरेज इसमें कहाँ जाके बाइंड होता है, ये यहाँ पर बाइंड होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज दी स्टार्ट साइट, ठीक है, विच इज टूवर्ड्स दी
5 प्राइम विच इज टूवर्ड्स दी 5 प्राइम। ध्यान रखना, होता ये 3 प्राइम पर है बट इसको हम बोलते हैं इट इज टूवर्ड्स दी 5 प्राइम। और एक और चीज इसमें क्या बोलते हैं, इट इज डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे नीचे जाते हैं तो इट इज डाउन स्ट्रीम। समझ में आ रहा है, इट इज टूवर्ड्स दी 5 प्राइम एंड टूवर्ड्स दी डाउन स्ट्रीम। तो ये तो प्रमोटर हो गया। यहाँ पे एक दूसरा सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं लास्ट में, एंड में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन क्या होएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी कौन सी वाली साइड जहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ये वाला एंड साइड। ठीक है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज टूवर्ड्स दी 3 प्राइम एंड। ध्यान, समझ आ रहा है, ये 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है बट इट इज टूवर्ड्स दी 3 प्राइम एंड इट इज ऑल्सो अप स्ट्रीम। ये बहुत ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए। इट इज अप स्ट्रीम क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज डाउन स्ट्रीम। अंडरस्टूड, इट इज डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये पोर्शन है, इन दोनों के बीच में जो ये पोर्शन है, ये क्या है आपका, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन, जिसका आगे एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब जिससे आगे आरएनए बनेगा। इससे कोई आरएनए नहीं बनता है, ये जो बीच का पोर्शन है इसी का ही क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए बनता है। सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्रमोटर साइट स्ट्रक्चर इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट आता है, यू पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, मैं उसको क्लियर करती हूँ। नाउ लिसन, प्रमोटर जो होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, हल्का सा डिफरेंस, कि प्रो में क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। इन प्रोकैरियोट्स ये प्रमोटर में एक बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं पिब्रिनोव बॉक्स। ठीक है, जिसमें क्या साइट होती है, TAAT। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिब्रिनोव बॉक्स। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, इट इज टाटा बॉक्स। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं हॉगनस। ये ध्यान रखना है, कई बार MCQs में आ जाता है हॉगनस बॉक्स, बिकॉज ये हॉगनस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा इस प्रमोटर, यूकैरियोट के प्रमोटर में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, सम TF2 इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट है तो इनिशिएटर फैक्टर होते हैं, सॉरी यूकैरियोट है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटर फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए। इसके अलावा कुछ कोर एंजाइम होते हैं, इसको कोर प्रमोटर भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज किस किस का बना होता है, सिग्मा फैक्टर एंड 5 सब यूनिट्स। ठीक है, क्या है 5 सब यूनिट्स में, 2 तो अल्फा की यूनिट्स, 1 बीटा डैश एंड 1 ओमेगा। ये 5 सब यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व होती है। जबकि यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या डिफरेंस होता है, ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज ये तो क्या करता है, इसमें तो आरएनए, सब तरह का आरएनए, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही सिंथेसाइज कर देता है। पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए सब तरह के, जैसे कि 20S, 18S एंड 5.8S। अब इसकी जगह एक और भी होता है 5S, वो ये नहीं बनाता। सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज ये क्या बनाता है, इट मेक दी हेट्रोजिनस HNRNA, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए जो बाद में किस में कन्वर्ट होता है, mRNA में, जो एक्चुअल में प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, इट डू व्हाट इट डू, इट सिंथेसाइज ऑल द टाइप, इट सिंथेसाइज दी ट्रांसफर आरएनए। और इसका जो एक बाकी बचा था 5S RNA, वो भी यही सिंथेसाइज करता है, एंड 1 मोर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होता है। एक चीज़ इसमें होती है, इसमें जैसे 5 सब यूनिट होती है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कितने का बना होता है, 12 सब यूनिट्स का। बस एक डिफरेंस याद रखो, कितने का बना होता है, 12 सब यूनिट्स का। अंडरस्टूड? सो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। ठीक है, ओके, सो ये हम एक प्रोसेस की बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है।
ठीक है। पहला स्टेप होता है दैट इज व्हाट, इनिशिएशन। क्या इस स्टेप में होता क्या है, ये क्या है हमारा डीएनए का हेलिक्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ पे स्कैन करेगा जहाँ पे उसको प्रमोटर सीक्वेंस मिलती है। सपोज यहाँ पे उसको प्रमोटर साइट मिल रही है तो यहाँ पे आकर वो प्रमोटर साइट से पे आके बाइंड हो जाएगा। बट इस बाइंडिंग में कौन सा एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है, दैट इज व्हाट, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर ही उसका ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आता है, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक होता है और यहाँ पे एक बबल्स बन जाता है। मतलब ऑब्वियसली दो रोप है, अगर वो दोनों आपस में बाइंड है और बीच में से हमने उसको खींच दिया, बीच के जो उसके बॉन्ड है उनको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक बबल, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो फूला हुआ है, दैट इज बबल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल, या फिर दूसरा एक नाम और बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन आई। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन आए। तो यहाँ पे आके वो क्या हो गया, ये बाइंड हो गया। इसका काम सिर्फ क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यानी प्रमोटर के जस्ट नेक्स्ट में बाइंड कराने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, तो इनिशिएशन हो गया। क्लियर, इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएट कर रहा है, समझ में आया। ठीक है, जैसे इनिशिएट हो गया, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया, दैट इज व्हाट, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होगा, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सब क्या होंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म में, यानी कि क्या होगा उसमें एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, यूटीपी हो गया, जीटीपी हो गया एंड द लास्ट वन इज सीटीपी। ये सारे क्या होंगे, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में होंगे। तो ये सब आने शुरू हो जाते हैं और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री में जो भी ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे इसका आरएनए जो है ये बनना शुरू हो जाता है। देखो ये अलग से निकल रहा है, दैट इज आरएनए। सिग्मा अलग हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब ये आगे बढ़ता जाता है ये, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं, बबल है वो आगे शिफ्ट होता जाता है और आरएनए बनता जाता है, और पीछे के जो है वापस वो रिकॉइल होते जाते हैं, वापस रिवाइंड होते जाते हैं। समझ में आया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इलॉन्गेशन। नाउ थर्ड स्टेप इज व्हाट, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ओके। एक और चीज इसमें इंक्लूड करूंगी, इससे होता क्या, अल्टीमेटली ये सब क्या होते हैं, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एएमपी, यूएमपी, जीएमपी एंड सीएमपी, और इसके कन्वर्ट होने की वजह से इनमें क्या होती है, एनर्जी निकलती है। ये जो एनर्जी होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बिटवीन दीज टू। मतलब यहाँ पे एक सपोज एक न्यूक्लियोटाइड आया, फिर एक न्यूक्लियोटाइड आया, तो ये न्यूक्लियोटाइड तो आ गए, अब इन दोनों सबको कनेक्ट कैसे होते हैं, बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने की एनर्जी किससे मिलती है, इन ट्राइफॉस्फेट को रिलीज होने, मतलब दो फॉस्फेट रिलीज होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप इज व्हाट, टर्मिनेशन। अब यहाँ पे टर्मिनेशन साइट जब रीच होती है, ये आगे बढ़ रहा है बबल, जैसे ही टर्मिनेशन साइट आना होता है तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर। इट इज रो फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर आता है, इसके साथ बाइंड होता है, ठीक है, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होता है और उसको अपने साथ लेके चला जाता है और उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, और उसको साथ के लेके निकल जाता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज निकलता है, ये जो आरएनए है, ये जो नया आरएनए बना है जिसको हम बोलते हैं नेसेंट आरएनए, ये भी बोलता है कि अब मैं किसके साथ अटैच रहूं, तो वो भी निकल जाता है और आरएनए, ये पूरा जो डीएनए हेलिक्स है वापस रिबाइंड हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है टर्मिनेशन में, किस किस के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, दो तरह से टर्मिनेशन होता है। जनरली तो ये रो फैक्टर ही जो है वो ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, वो क्या होता है, जीसी एंड यू रिच हेयर पिन होती है। मतलब कि एक ऐसी सीक्वेंस आती है आगे चलते चलते जहाँ पे जीसी 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 कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक और बॉन्डिंग करके क्या करते हैं, हेयर पिन लूप बना लेते हैं, और उसकी वजह से भी एक ऑब्स्टिकल आ गया बीच में, तो ये सब क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो जाता है, सब कुछ रिलीज हो जाता है और ऐसे टर्मिनेशन हो जाता है। ये तो प्रोकैरियोट की बात हुई। अगर मैं यूकैरियोट की बात करूँ, ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स में क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, तो पॉलीमरेज 1 में कैसे होता है, कुछ डीएनए बाइंडिंग फैक्टर्स
some DNA binding factors and some DNA sequence help in termination। ठीक है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग फैक्टर्स कुछ और डीएनए सीक्वेंस है जो उसको टर्मिनेशन में हेल्प करती है। एक्चुअली क्या होता है, यूकैरियोट्स में इस ट्रांसक्रिप्शन में कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक TF2, TF3, इसमें भी EFD, बहुत सारे होते हैं। बहुत डेप्थ में चला जाएगा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी, बट ये कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसके इनिशिएशन में भी और उसके टर्मिनेशन में, तो वो वाले फैक्टर्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। सेकेंड हो गया मेरा पॉलीमेरेज 2, जो क्या करता है, पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है, और कुछ क्लीवेज साइट की वजह से हेल्प करता है। मेन पॉलीएडिनाइलेशन मतलब ए की बहुत सारी सीक्वेंस हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे ए की सीक्वेंस आ गई। एंड द थर्ड वन, इट यूज सम RNA सीक्वेंस, ठीक है, सम RNA सीक्वेंस आर यूटिलाइज टू टर्मिनेट दिस ट्रांसक्रिप्शन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। सो आई होप ये प्रोसेस आपको पूरा क्लियर होगा कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। कोई डाउट होता है प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। चलिए अभी एक और इसकी बात करते हैं। सी, अब यहाँ पे ये RNA बन गया, ये नेसेंट RNA बन गया, जिसको राइट नाउ हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड HNRNA। ठीक है, क्यों हम इसको HNRNA बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ सो इट विल बी क्लियर। सी, ये जो HNRNA ये अभी रेडी नहीं है ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा उसको अच्छे से मतलब लाइक सजाना, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी होता है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्टीमेटली mRNA में कन्वर्ट होता है। दिस mRNA नाउ टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये HNRNA जो होता है इसका भी डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, दे आर कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA। क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो RNA सिंथेसाइज होता है उसमें जितने भी कोडिंग जीन होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। मतलब कि यहाँ पे हो गया जीन 1, देन जीन 2, जीन 3, जीन 4, 5, 6, मतलब जो भी कोडिंग है सब क्या एक साथ है, इसके बीच में कुछ गैप नहीं है या ऑब्स्टिकल नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA, यानी कि सारे जीन एक साथ कनेक्ट है, इसको बोलते हैं पॉली। ठीक है, सिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि डीएनए का एक पार्ट जो किस में काम कर रहा है, आगे एक्सप्रेशन में काम कर रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली इससे क्या बन रहा है, इससे प्रोटीन बन रहा है या पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। तो वो डीएनए का जो पोर्शन प्रोटीन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है। डीएनए का जो पोर्शन एक्सप्रेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। तो इसे हम बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, कि इसमें कंटिन्यूस जो है सीक्वेंस वो सिस्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये RNA बना इसमें कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी भी रेडी है आगे ट्रांसलेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस ही ट्रांसलेशन शुरू होता है। जैसे ही ये RNA बनता है, mRNA, यहाँ mRNA बन रहा है और यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन भी शुरू हो रहा है। यहाँ मतलब ये पूरे यूनिट में अटैच है, यहाँ से mRNA बनता जा रहा है और यहाँ से कंटिन्यूस ट्रांसलेशन भी शुरू होता जा रहा है, क्योंकि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA है। एक और रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी जो सेल होती है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस एज सच नहीं होता है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे ही विदाउट मेम्ब्रेन यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे तो आप इसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, राइट। ठीक है, बट बाहर क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ट्रांसलेशन शुरू होता है। बट यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इसलिए दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली शुरू हो सकती है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो साइटोसोल में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो एंजाइम यहाँ इसके पास आके और आगे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली होती है एंड ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA होता है। ठीक है, चलिए अभी हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में जो RNA होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट्स में इट इज़ मोनोसिस्ट्रॉनिक RNA, मोनोसिस्ट्रॉनिक
आरएनए, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो आरएनए बनता है वो कैसा बनता है, हेट्रोन्यूक्लियस, मतलब कि अभी वो रेडी नहीं है, तो इसके बीच बीच में इसके कोडिंग जो सीक्वेंस होती है वो इंटरप्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोन, ठीक है। और इस वाली सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, लाइक दिस इट इज ऑल्टरनेटली प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये इंट्रोन और सॉरी ये हो गया इंट्रॉन, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो सीक्वेंस होती है ये क्या होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इट इज़ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होना होता है। अब इसका एक्सप्रेशन नहीं होना है तो ये ट्रांसलेशन में जाके करेगी क्या, राइट इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन में जाके करेगी क्या, कुछ नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, इन सब को रिमूव करना होता है, ये सारी सीक्वेंस को रिमूव करना होता है। और सिर्फ एक्सोन 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 का मतलब कि इस सीक्वेंस को रिमूव करके और कंटेनर्स क्या बन गया मेरे पास, एक्सोन, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, और जिसमें जो सीक्वेंस है वो इंट्रॉन से इंटरप्टेड होती है या नॉन कोडिंग सीक्वेंस से इंटरप्टेड होती है, उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनो मतलब एक सिस्ट्रॉन है, फिर बीच में इंटरप्शन है, फिर दूसरा सिस्ट्रॉन है, फिर इंटरप्शन, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए। ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसलिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब ये एचएनआरएनए बनेगा तो अब इसका ट्रांसलेशन होने के लिए इसको क्या आना होगा, यहाँ से बाहर आना होगा उस आरएनए को, क्योंकि ट्रांसलेशन तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोसोल में, क्योंकि जितने भी एंजाइम चाहिए ट्रांसलेशन के लिए वो सब कहाँ प्रेजेंट है, साइटोसोल में। तो उसको बाहर आना होगा, तो बाहर आने के लिए पहले क्या होगा, पूरा आरएनए जब सिंथेसाइज हो जाएगा फिर ये बाहर आएगा और फिर इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो दोनों प्रोसेस एक साथ शुरू नहीं हो सकते, इस वजह से ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अलग से होता है, फिर ट्रांसलेशन अलग से होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हटाया, इस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसमें भी प्रॉपर प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये एक प्रॉपर एक्टिव एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। अब वो प्रोसेस जो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। राइट नाउ अभी तक मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी होती है, पुट योर क्वेरी, राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगी। इसके अलावा भी कोई और डाउट होता है या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं मैं उसको क्लियर करूँ, यू कैन पुट योर कंसर्न इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड येस वन मोर थिंग, प्रेस द बेल आइकन। और इसी तरह आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, तभी मैं आगे और नेक्स्ट नई वीडियोज़ बना के लाती रहूँगी। So thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.